नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी साथियों का यह त्योहार जो कि हर्षोल्लास से उत्तर भारत समेत पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, आप सभी को मंगल कामनाएं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से यूरोपियन कंपनीज को चुनौती देने के लिए एक साथ भारतीय कंपनियां आ रही हैं। और इसके पीछे का बड़ा उद्देश्य है कि भारत चाहता है कि रूस से तेल और खाद परचेज करना जो फर्टिलाइजर है वो जारी रख सके। इस पूरी कहानी को समझेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पहले इस कहानी का बैकग्राउंड देते हैं और फिर हम आपको यहां तक लेके आने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह कहानी चूंकि जुड़ी हुई है रशिया यूक्रेन से, तो इस कहानी के अंदर इन दोनों किरदारों को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें आपको बताना बैकग्राउंड में शुरू करते हैं। होपफुली आप सभी को याद होगा 24 फरवरी 2022 के बाद सीक्वेंस में शुरू हुई थी रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई। सबसे पहली कार्रवाइयों में 8 मार्च को बाइडेन के द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए गए। पीछे पीछे यूरोपियन यूनियन चला आया जिसने रशिया पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। रशियन ऑयल पर प्रतिबंध लगाए जाने का सिलसिला चलता रहा और उन्हीं प्रतिबंधों में एक नई टर्म निकल कर आई और वो टर्म थी कि रशिया से जो ऑयल परचेज किया जाता है उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यानी केवल ऑयल खरीदना बंद नहीं किया जाएगा, अपितु रूस का तेल खरीदकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ट्रैवलिंग है उसे भी बैन कर दिया जाएगा। तो ट्रैवलिंग पर बैन लगाने की जो प्रक्रिया थी इसे आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आज का जो सेशन है वो इस वाले पॉइंट पर टिका हुआ है, इसके ऊपर लगे सैंक्शंस में टिका हुआ है। हम समझाएंगे ये क्या है। इसके साथ साथ आप खबरों के सिलसिले में देखते हैं कि रशिया हिट बैक एट ईयू पार्शियल एम्बार्गो से इट विल फाइंड इंपोर्टर फॉर इट्स क्रूड। मैं इस चर्चा को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ये सैंक्शन क्या है ये बता देता हूं। देखिए, समझने का प्रयास इतना सा करिए कि रशिया पर जो सैंक्शंस लगाए गए थे उनके दो रूप थे। एक, हम तेल खरीदेंगे नहीं, और दूसरा, तुम्हें तेल बेचने से तो नहीं रोक सकते लेकिन तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन को रोक देंगे। अब वो कैसे रोक दोगे? क्या समुद्र तुम्हारे बाप का है? क्या महासागर तुम्हारे बाप का है? तो आंसर है जी नहीं। असल मायने में जहाज उनके बाप के हैं, यानी जिन जहाजों में तेल जाता है वो यूरोपियन देशों के हैं, इसके साथ साथ उन देशों के हैं जो इस पर प्रतिबंध लाद रहे हैं। इतना ही नहीं, जहाज पर जब तेल जा रहा होता है तो समटाइम्स कुछ समुद्री दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाएं कैसी? कई बार समुद्र में तेल के जो जहाज हैं वो गिर जाते हैं, पलट जाते हैं या कोई दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में तेल समुद्र पर फैल जाता है। तेल के समुद्र में फैलने से एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है जिसे आप ऑयल स्पिल की घटना के नाम से जानते हैं। उस तेल के फैलने से मराइन इकोसिस्टम यानी समुद्री पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो बुरी तरह प्रभावित होता है। समुद्र की गहराई में रहने वाले मछलियां या फिर नीचे की तरफ पैदा होने वाले जो छोटे छोटे पादप हैं वो पूरी तरह ऑक्सीजन और जो प्रकाश की विकिरणें हैं उनसे वंचित रह जाते हैं और बड़ी मात्रा में समुद्र को नुकसान होता है। इस नुकसान का खामियाजा चुकाने के लिए उस जो जहाज ले जा रहा व्यक्ति है उससे पैसा वसूला जाता है। अब ऐसी स्थिति में जिसका तेल फैला है वो तो ऑलरेडी संकट में है कि उसका तेल लुट गया। ऐसी स्थिति में वो तेल के साथ साथ इस नुकसान का हर्जाना कैसे पे करेगा, क्योंकि यह हर्जाना बिलियंस ऑफ डॉलर में होता है। सामान्यतया एक तेल फैलने का हर्जाना $1 बिलियन से ऊपर निकलता है। इतने का तो वो माल नहीं खरीदा जितना का उसके ऊपर पेनल्टी आ गया। ऐसी पेनल्टी से बचने के लिए करें क्या? इसको निपटाने के लिए फिर तरीका अपनाया जाता है उस जहाज का इंश्योरेंस करा दिया जाए। इंश्योरेंस का मतलब जहाज आपका है, तेल आपका है, आप ले जाइए, लेकिन अगर तेल फैल गया तो पैसा जहाज वाले को नहीं देना होगा, इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। अब ये इंश्योरेंस कंपनी इतनी पैसे वाली कैसे हो जाती है? इंश्योरेंस कंपनी करती क्या है, वो जहाज के जो वाहक हैं, जो ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर हैं, उन ट्रांसपोर्टर्स से पहले ही किश्त वसूल लेती हैं। जैसे अगर आप भारत में भी एक 20 लाख की कार खरीदते हैं तो उसमें लगभग 2-3 लाख रुपए इंश्योरेंस का होता है। ठीक इसी प्रकार से वो इंश्योरेंस आपको हर साल देना होता है। ठीक इसी तरह तेल के इंपोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी उस जहाज वाले वाहक से या मालिक से कुछ पैसे वसूलती हैं कि आपको अगर इंश्योरेंस चाहिए तो आपको हमें इतना पैसा पहले देना होगा।
जो कि तुलनात्मक रूप से काफी कम होता है नुकसान की तुलना में। ऐसी स्थिति में ये इंश्योरेंस कंपनियां उन जहाजों को इंश्योर कर देती हैं और वो जहाज निर्बाध रूप से चलते हैं। तो रशियंस के साथ चैलेंज ये हुआ कि यूरोपियंस ने अपने जहाज भी अपने रखे हुए थे और जो तेल को प्रोटेक्ट करने वाले इंश्योरर थे वो भी अपने रखे हुए थे। ऐसी स्थिति में रूस पर सैंक्शन लगाते हुए यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने इनके तेल को खरीदने से तो इनकार किया ही, साथ में एक काम और किया, और वो क्या था कि तुमको हम इंश्योरेंस भी नहीं देंगे। यानी अगर कोई जहाज में तेल ले जाने की कोशिश कर भी रहा हो, उदाहरण के लिए इंडिया के कई जहाजों ने सोचा होगा चलो रशिया से जाकर तेल ले आते हैं, अगर कोई लेकर आने की कोशिश कर भी रहा होगा तो ऐसी स्थिति में चूंकि उसके पास इंश्योरेंस नहीं है तो जहाज समुद्र में से पास ही नहीं हो पाएगा। फिर वही बात, क्या समुद्र इनके बाप का है? भाई रुकिए, कुछ रास्ते ऐसे हैं जो कुछ देशों ने अपने कब्जे में ले रखे हैं, जैसे बॉस्फोरस स्ट्रेट। ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा में जब हम एंट्री करते हैं, मैप में हम दिखाएंगे आपको, तो उस जगह पर जो एक रास्ता है वो तुर्की के कब्जे में है। तुर्की कहता है अगर मेरे अंदर आके फट गए तुम लोग तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए बिना इंश्योरेंस देखे मैं जहाज को जाने नहीं दूंगा। ऐसी स्थिति में दुनिया भर के बहुत सारे जहाज ब्लैक सी के अंदर अटके हुए रह गए थे, जिस पर हमने सेशन भी किया था। कब अटके रह गए थे? जब यूरोपियन यूनियन के देशों ने रूस के ऊपर एक प्राइस कैप लगा के कहा कि रूस या तो आप 60 बैरल प्रति डॉलर पर तेल बेचो, यदि इससे ऊपर बेचा तो हम आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं देंगे, इंश्योरेंस नहीं देंगे तो आपके जहाज समुद्र से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, और जब जहाज नहीं जा पाएंगे तो आपका सप्लाई अपने आप टूट जाएगा। लेकिन आज हम इसी चीज को पढ़ रहे हैं। हर चीज का विकल्प होता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ऐसी स्थिति में भारत की कंपनियों ने अब उन यूरोपियन कंपनियों को ही आईना दिखाने की ठान ली है कि रुको जरा, हमारे पास इलाज है तुम्हारा। आज उसी सेशन को आप कर रहे हैं। तो हमने आपको जैसा बताया, तो फिलहाल हम एविडेंस में आपको कुछ अखबारों की कटिंग दिखाते हैं। जो कहानी हमने बोली उस कहानी में पत्राचार किस तरह से हुआ और उस कहानी को फिर आज तक हम कैसे लेकर आए। तो देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा, रशिया के ऊपर पार्शियल बैन लगा था, ऑयल एम्बार्गो लगा था, जिसकी वजह से इंपोर्ट करने की दिक्कत आ रही थी। रूस ने कहा चिंता मत करो, हम देश ढूंढ लेंगे, और इन्होंने भारत को और चीन को अपने लिए एज ए कंट्री ढूंढ लिया। पहला प्रतिबंध क्या था? यूरोप ने कहा हम तेल उतना नहीं खरीदेंगे जितना पहले खरीदते थे। रूस ने कहा मत खरीदो, हम चीन को और भारत को तेल बेच देंगे। पहला तो इन्होंने विकल्प ढूंढ लिया, कंट्री बदल के। फिर क्या हुआ? यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम इंश्योरेंस नहीं देंगे। कोई बात नहीं, मत दो, तुम मराइन इंश्योरेंस नहीं दोगे, हम झेल लेंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि साहब हमें पता है कि इतने का नुकसान हो सकता है। बोले कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति में यूरोपियन यूनियन ने जो इस पर ऑयल एम्बार्गो लगाया कि तुमको प्राइस कैप के अंदर ही रहना है, 60 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर तेल नहीं बेचना है, अगर हम इससे ऊपर बेचोगे तुमको इंश्योरेंस नहीं देंगे, तो इन्होंने कहा ठीक है मत दो, कोई बात नहीं, हम इसका भी इलाज ढूंढ लेंगे। ऐसी स्थिति में इंडिया से अमेरिका ने एक तंज मानकर, समझिए, क्योंकि असल में हमने उसे पॉजिटिव लिया, अमेरिका ने हमें कुछ कहा था। क्या कहा था? बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था। आपको याद होगा कुछ समय पूर्व हमने एक सेशन किया था जिसमें हमने यह बताया था कि अमेरिका ने इंडिया से कहा खरीद लो जितना तेल रूस से खरीदना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने सोचा कि देखो कितना अच्छा हो गया, अमेरिका दब गया हमसे। लेकिन अंदर की बात उसने जो बोली थी वो कंडीशन अप्लाई करके बोली थी। वो हमने सेशन में हालांकि बताई थी कि उसने कहा था प्राइस कैप को मानते हुए खरीदना, और दूसरा इंश्योरेंस हमारी कंपनियां तभी देंगी जब प्राइस कैप के अंदर आप तेल खरीदोगे, यानी 60 डॉलर प्रति बैरल के भाव पे खरीदोगे। ऐसी स्थिति में भारत ने कई कंपनियों से संपर्क किया, लेकिन जवाब नकारात्मक था क्योंकि सब अमेरिका के प्रभाव में थे। तो रशिया आगे आया। रशिया ने कहा चिंता मत करो, अगर ऐसा होगा कि आपके इंश्योरेंस के कारण तेल नहीं निकलेगा तो हमारा देश इस रास्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस देगा। साथियों, ब्लैक सी से होकर के ये है बॉस्फोरस स्ट्रेट होते हुए जो सी ऑफ मरमरा के लिए रास्ता जाता है, जो तुर्की के कब्जे में है। बोले इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस हम देंगे। रूस ने काफी दिन काम चलाया, रूस ने हमें जहाज भी दिए, और ऐसी स्थिति में आज की जो आगे स्थिति है वो ये कि इंडिया के इंश्योरेंस कंपनियों ने एक साथ आकर के एक और विकल्प तैयार करने की कोशिश की है, और वो ये है कि कोई बात नहीं,
अगर हमारे साथ इतने ही चैलेंजेस हैं तो हमारे जहाजों को, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी अपना 1/3 तेल रूस से परचेज कर रहा है, तो क्यों ना हम मिलकर ऐसा करें कि अपने जहाजों को इंश्योरेंस भी हम ही बांटें। और अगर अपने जहाजों को हम इंश्योरेंस बांटेंगे, हालांकि बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, कई कंपनियां बर्बाद हो सकती हैं अगर ऑयल स्पिल हो गया, पर कोई बात नहीं, जब अपॉर्चुनिटी है तो इसको हम कैश भी कर सकते हैं। अगर इंडिया के जहाज हमसे इंश्योरेंस चाहेंगे तो वो तो देंगे ही, दुनिया को भी बेचेंगे। और ऐसी स्थिति में न्यूज छपती है इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर, क्या खबर छपती है, इंडियाज जनरल इंश्योरेंस आई बिगर मराइन पूल फॉर रशियन ऑयल फर्टिलाइजर शिपमेंट, कि ना केवल तेल के लिए बल्कि फर्टिलाइजर यानी खाद के लिए भी हमारी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो आपस में पूल बना करके इस परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो रही हैं। है इंटरेस्टिंग कहानी। आज के सेशन में इस कहानी के आगे भी आपको बताएंगे कि क्या सोच रही हैं इंश्योरेंस कंपनियां, लेकिन उससे पहले एक जानकारी और जान लीजिए, और वो ये है, कई बार आपके दिमाग में ये आता होगा कि आज तेल के भाव इतने चढ़ गए, आज तेल के भाव इतने गिर गए। असल में ये भाव चढ़ते और उतरते हैं कहां? कौन डिसाइड करता है बैठ करके कि आज सोना इतने का होगा, तेल इतने का होगा, या फिर दुनिया के अंदर मतलब एयरपोर्ट का जो एयर फ्यूल है वो इतने का होगा? ये कौन डिसाइड करता है? इसको जानने के लिए मैं एक बुक सजेस्ट कर रहा हूं जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है। दैट इज अवेलेबल ऑन कुकू FM, जो कि एक ऑनलाइन ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप वहां जाएं, वहां ऑलरेडी 2.3 मिलियन एक्टिव यूजर्स आप ही की तरह बुक्स सुन रहे हैं। 10,000 से ज्यादा बेस्ट सेलर बुक्स वहां पर ऑडियो बुक के फॉर्मेट में उपलब्ध है। आप उन किताबों को भी वहां सुन सकते हैं जो बुक्स ऑलरेडी मार्केट में वेटिंग पीरियड पर चल रही हैं, उनको भी वहां पर पब्लिक कर दिया गया है। ऐसी बेहतरीन किताबों को आप पूरे महीने भर के लिए ऑडियो बुक के फॉर्मेट में सुन सकते हैं, और साथ में कुछ इंटरेस्टिंग जो फीचर्स हैं, जैसे ड्राइव मोड फीचर है, या फिर नोट्स बनाने का फीचर है, टाइमर स्लीपर टाइमर यूज करने का फीचर है, उनका यूज कर सकते हैं। और यदि आप हमारे दिए गए लिंक के थ्रू जाकर के सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा रेफरल कोड अंकित50 यूज करने पर आपको 50 रुपए का इमीडिएट ऑफ मिलता है, और उस इमीडिएट ऑफ से आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन जो पहले महीने 99 का है वो आपको 49 का ही प्राप्त हो जाता है। तो अभी जाइए अपने आप का सब्सक्रिप्शन लीजिए और उस ऑडियो बुक को भी सुनिए, और उस जैसी बहुत सारी लगभग 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स को पूरे महीने भर के लिए आनंद से सुने। आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल चर्चा यह है कि हमारी इंश्योरेंस कंपनीज प्लान क्या कर रही हैं आफ्टर ऑल। तो साथियों, हाल ही में एक न्यूज इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो छपी उसमें जानकारी निकलकर आई कि भारत की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो हमारे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज IRDAI, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर, जो कि भारत सरकार का एक प्राधिकरण है, उसके साथ मिलकर यह तय कर रही हैं कि हम लोग आपस में पूल कैसे बनाएं, हम कैसा पूल बनाएं जिसकी वजह से हम सक्सेसफुली मार्केट में एक बेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर हो सकें। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे मेरे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने अपने मोटरसाइकिल को, कार को, घर परिवार में इंश्योर्ड होते हुए देखा होगा, क्योंकि बिना इंश्योरेंस के गाड़ियां सड़क पर नहीं उतर सकती। सिमिलरली बिना इंश्योरेंस के जहाज भी पानी में नहीं चल सकते, उन्हें इंश्योरेंस कराना अनिवार्य होता है। जिस प्रकार से हम जब इंश्योरेंस कराने कार का, बाइक का जाते हैं तो बहुत सारी कंपनियों के नाम सुनते हैं, ओरिएंटल इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जिनके नाम हम सुनते हैं, जो हमारी गाड़ियों को, प्राइवेट को इंश्योरेंस देती हैं, और कोई भी आपात परिस्थिति में वो पेमेंट भी करती हैं। इसी आधार पर इंश्योरेंस का मार्केट चलता है। अब इसी इंश्योरेंस में चूंकि इंश्योरेंस की सीमा बढ़ती चली जाती है, कई लोग आजकल अपने जीवन को भी इंश्योरेंस में बदल लेते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इस तरह से पैसा मिलेगा। कुछ लोग अपने घर को, अपने बिजनेस को इंश्योरेंस में कवर कर देते हैं। जितनी रियल वर्थ होती है, व्यक्ति उससे कई टाइम्स ऊपर का इंश्योरेंस प्लान करता है। ऐसी स्थिति में ऑयल चूंकि बहुत कीमती होता है, तो ऑयल का जो इंश्योरेंस है वो भी कई टाइम्स ज्यादा वैल्यू का होगा, और जब कई टाइम्स ज्यादा वैल्यू का होगा तो उसका पेमेंट भी बहुत बड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में इसका इलाज ढूंढते हुए भारत के विनियामक जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके पास हमारी देश की बहुत सारी कंपनियों ने कहा कि हम अकेले तो टैंकर को इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि टैंकर महंगा नहीं है। असल में टैंकर फैल गया, जो तेल फैल गया उसके
बाद जो पेनल्टी लगती है ना, वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर में लगती है, क्योंकि समुद्र की सफाई होती है, फिर उसमें खर्चा होता है। तो जो खर्चा होता है ना, उसका भुगतान बहुत महंगा होता है। ऐसी स्थिति में क्यों ना हम में से बहुत सारी कंपनियां एक साथ मिल जाएं, ये सोचे बिना कि तुम्हारा मार्केट क्या है, मेरा मार्केट क्या है, हम सोचते हैं भारतीय कंपनियां एक हो जाएं और होकर के हम अपने द्वारा इंडिजीनियस कैपेसिटी विकसित करें, ताकि हमें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। आप विचार करें, अब टैंकर भी आपका, तेल खरीदने के लिए आपके पास देश पूरी तरह समर्पित आपके लिए, और पेमेंट करने के लिए आपके पास में आपका सिस्टम, साथ में रिफाइनरी सबसे बेस्ट आपके पास, इंश्योरेंस भी आपका, तो तेल निर्बाध रूप से हमारे पास आता जाएगा। आप पूछेंगे क्या कभी इससे पहले ऐसी प्लानिंग की है क्या इसका पायलट प्रोजेक्ट चला के देखा गया है क्या, या हम अभी से खुश हो जाएं कि यह केवल कल्पना है? नहीं, ऑलरेडी 500 करोड़ रुपए का एक इंश्योरेंस पूल बनाया गया था, एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। कब बनाया गया था? जब G7 लोग रशियन ऑयल के ऊपर प्लानिंग कर रहे थे, तब हमारी कंपनीज ने एक पूल बनाया था, बहुत छोटा सा। उसका उपयोग किया था हमने रूस से फर्टिलाइजर लाने में, क्योंकि फर्टिलाइजर अगर जहाज का डूब भी गया तो उसके नुकसान बहुत मिलियन बिलियन डॉलर में नहीं आता। ऐसी स्थिति में हमने एक जहाज को जो फर्टिलाइजर लेके आ रहा था, उनको इंश्योरेंस दिए थे। तो ऐसी स्थिति में हम ये कार्रवाई करके देख चुके हैं, यानी पूल की व्यवस्था बनाकर, पूल का मतलब हो गया मिलकर के काम करना, वो हम करके देख चुके हैं। अब तो हम ऑयल को पूल करने की सोच रहे हैं। ये कारनामा किसने किया था? फर्टिलाइजर को करने वाला ये हमारी जनरल इंश्योरेंस, जो सरकारी कंपनी है ना, उसके द्वारा किया गया था। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा यह कार्यक्रम किया गया था। ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है ये, इसने किया था। अच्छा, अब सवाल बनता है हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें इससे फायदा होगा? एक्सपेक्ट तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे? जहां रूस से हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2021 में 5.48 बिलियन डॉलर का तेल खरीदते थे, इस बार हम लोग 32.81 बिलियन डॉलर का तेल खरीद रहे हैं। इंडिया की कुल आवश्यकता की 1/3 पूर्ति हमें रशिया कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे पास में एक पूल बड़ा हो जो कि उस पूरे इंपोर्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए हमारी कंपनीज एक साथ होकर काम कर रही हैं। अब चैलेंज क्या आ रहा है? चैलेंज ये आ रहा है कि हमारे पास में इतना फॉरेक्स नहीं है कि दुनिया को पेमेंट इतना डॉलर में किया जा सके। ऑलरेडी हमारे पास जो फॉरेक्स है वो दुनिया का काफी बड़ा हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी तेल अगर फैलेगा तो पेमेंट डॉलर में होगा। तो ऐसी स्थिति में हम प्रयास ये कर रहे हैं कि पेमेंट को रूपी रूबल व्यवस्था में परिवर्तित किया जाए, या जैसे अभी थोड़े दिन पहले रुपये का हमने दिरहम से आपको कॉन्ट्रैक्ट बताया था यूएई के साथ, उसमें पेमेंट किया जाए। उन व्यवस्थाओं पर लगातार काम चल रहा है। यानी एक प्रकार से तेल का पेमेंट तो हम अपनी भाषा में कर दें और इंश्योरेंस का पेमेंट हम डॉलर में कर दें। क्यों? क्योंकि जिसका नुकसान होगा वो जरूरी नहीं है कि हमसे हमारी मुद्रा में पेमेंट ले, इसलिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में देखना होगा कि भारत के लिए रशियन ऑयल कितना फायदेमंद सिद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं साहब। इसके साथ साथ अब बात करते हैं फर्टिलाइजर के केस में। इंडिया लगातार ना केवल क्रूड के केस में, बल्कि जो अपन एयर फ्यूल, एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है, उसमें भी लगातार हम रशिया से डिमांड को रेज करते जा रहे हैं, ताकि हमें सस्ता तेल मिले और जिसका उपयोग हमारी जो मतलब एविएशन इंडस्ट्री है उसको होता रहे। फर्टिलाइजर्स के केस में भी हमें ऐसा ही फायदा होने जा रहा है जैसा हमें एविएशन टर्बो फ्यूल के केस में होगा। सस्ते दाम पर जब चीजें मिलेंगी, एविएशन सेक्टर में जब हमें सस्ता तेल मिलेगा, तो जो हम आज प्लान कर रहे हैं इतने सारी फ्लाइट्स खरीदने की, उन फ्लाइट्स को खरीदने के बाद सस्ते तेल की वजह से हम अपने सेक्टर में काफी अच्छे से बूम कर पाएंगे। तो ये सारी संभावनाएं हैं। आने वाला सेशन बताएगा, समय बताएगा कि किस तरह से दुनिया आगे की दिशा लेती है। फिलहाल इंडिया पूरी मुस्तैदी के साथ रशिया के साथ व्यापार के लिए आगे बढ़ रहा है। अब इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो आपके और हमारे दिमाग में आता है, और भारत सरकार भी अब रशिया के सामने उसे रखने लगी है, और वो ये है कि रशिया, आपसे हम तेल खरीदते हैं, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। जहां हमारे साथ व्यापार आपका बहुत सीमित था, अब हम 35 बिलियन डॉलर तक का तो केवल तेल खरीद ले रहे हैं सालाना। इससे दुनिया भर में हम आपके लिए एक ऐसा सब्स्टिट्यूट बन चुके हैं जो कि आपको इस समय भी युद्ध के काल में विदेशी मुद्रा से संचित रखा हुआ है, सिंचित रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप हमारे लिए क्या बेस्ट प्लान कर सकते हैं, आप वो हमें बताएं। तो इंडिया अब वर्तमान स्थिति में रूस से
अपने लिए और फेवर्स लेने की कोशिश में रहेगा। यानी इंडिया चाहेगा कि रशिया अपने द्वारा कुछ ऐसे पदार्थ हमसे खरीदे जिससे हम उस प्राइस को कंप्रोमाइज कर सकें, या तो रूसी कंपनियां आकर भारत में ही वस्तुओं का निर्माण करें ताकि यहां से बनाकर हम रूस भेज सकें, ताकि जो हमारा ट्रेड बैलेंस है उसे हम बराबर कर सकें। फिलहाल ऑलरेडी हम इतना ज्यादा अपना घाटे में जा चुके हैं इनके साथ व्यापार करके, क्योंकि खरीद ही खरीद रहे हैं। जैसे अब आप पूछेंगे ऐसा तो हम बहुत देशों से करते हैं, नहीं। जैसे हम यूएई से तेल खरीदते हैं तो हम बहुत सारा पदार्थ उन्हें बेचते भी हैं, खाद्यान्न बेचते हैं, और यही व्यापार का सही तरीका होता है। रूस के साथ अभी हमने तेल खरीदा है, उन्हें बेचने में हमने कोई बढ़त हासिल नहीं की है। क्या बेच सकते हैं हम? तो बहुत सारी जरूरतें रशियंस की भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तो जो दुनिया भर से वो लेते हैं वो हमसे लो। यदि आप चाइना से कुछ लेते हो तो हमसे लो, अगर आप अमेरिका से कुछ लेते थे या यूरोप से कुछ लेते थे तो अब वो हमसे लो। तो यही एक टू वे रिलेशन होगा, और इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं अब वो रशिया के साथ इसी नेगोशिएशन पर आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आप इस तरह से इस विचार से कितना सहमत हैं, असहमत हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स पूरी तरह खुला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सेशन आपने इतना देर तक सुन लिया है तो वीडियो के नीचे राइट हैंड कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है। यदि आप नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर तो उसे जरूर क्लिक कर दें, और आपने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है क्योंकि उसका कोई चार्ज तो लगता नहीं है, तो अपने सभी साथियों से इस सेशन को साझा कर दें। ये आपका द्वारा हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यह आपका अपना प्लेटफॉर्म है जिस पर हम दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास में हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमने आप लोगों को रेफरल कोड अंकित 50 के साथ उस बुक के डाउनलोड करने का ऑप्शन कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। और हाँ, हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है दैट इज RNA बाय अंकित अवस्थी सर, उस पर हमारा रेगुलर मॉर्निंग में मंडे टू फ्राइडे सेशन RNA के नाम से हो रहा है। हमारा एप्लीकेशन RNA बाय अंकित अवस्थी सर के नाम से आ चुका है। आप उसे गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, जहां पर पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। किस चीज के पेड कोर्सेज हैं? जनरल अवेयरनेस कोर्सेज हैं, जहां पर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यूपीएससी फाउंडेशन लेवल के तैयार करा रहे हैं, जिससे आपके जितने भी एग्जाम्स हैं जैसे कि स्टेट पीसीएस है, एसएससी है, उस लेवल की तैयारी बहुत बेहतरीन लेवल पर हो पाएगी। बोर्ड के थ्रू क्लासेस हो रही हैं, डिजिटल लर्निंग हो रही है, बेहतरीन कंटेंट और क्लासेस आपके साथ साझा की जा रही हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।